अब चुनाव के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया जा चुका है। यानी जो हमारी विकास यात्रा था कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, तो यहाँ पर चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन कर दिया गया। और संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया है? संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया है। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे इनका निर्माण किया, कब कौन सी बैठक हुई, कितने सदस्यों ने भाग लिया, कौन कौन सी समितियां थी, इनका अब हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली में हम देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और उसके अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुने गए। और इस समय सदस्य कितने थे? 207 सदस्य एनसीईआरटी में है और 211 सदस्य कुछ कुछ बुकों में लिखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी का आंकड़ा 207 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। अब अस्थायी सदस्य क्या होता है? ये हमने अस्थायी सदस्य का कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में ये व्यवस्था होती है कि जब संविधान सभा या फिर जैसे ही चुनाव के बाद में सभा बैठती है तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को वहां का सदस्य बनाया जाता है, यानी पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है अनिश्चित काल के लिए, यानी अस्थायी तौर पर। तो हमने कहां से अडॉप्ट किया? फ्रांस से। तो हमने भी क्या है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके बाद में सेकंड बैठक होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुने गए हैं। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य चुन लिए गए हैं। और बाकी 2 उपाध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं और बाकी ये भी अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मुखर्जी साहब को चुना गया। मुखर्जी साहब को 11 दिसंबर 1946 को नहीं चुना गया है, इनको चुना गया था 25 जनवरी 1947 को। यानी उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन है? मुखर्जी साहब है। लेकिन इन्हें चुना कब गया है? इन्हें चुना गया 25 जनवरी 1947 को चुना गया है। साथ में इसलिए दिखा दिया गया कि याद रहेगा। और दूसरे उपाध्यक्ष है वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी को कब चुना गया था? इनको चुना गया था 16 नवंबर 1947 को। यहां पे याद रखना है कि वीटी कृष्णामाचारी, एक टीटी कृष्णामाचारी है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, जिन्हें डीपी खेतान की जगह चुना गया था, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, वो टीटी कृष्णामाचारी है। यहाँ पर उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी है। तो एग्जाम में याद रखना कि यहाँ पे वी है, टी नहीं है। ये उपाध्यक्ष है और टीटी कृष्णाचारी प्रारूप समिति के एक अध्यक्ष हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा
पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे संविधान का दर्शन निहित है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से बताया गया था कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा। उसमें बताया गया था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश होगा, वह अपनी जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय की भावना सब उसमें अंतर्निहित था। देश की एकता, अखंडता से संबंधित उसमें लिखा हुआ था। यानी जो उस प्रस्तावना में यानी उद्देश्य में हमारे आगे का निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया गया था कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मोटिव यही था। और किसने पेश किया था? नेहरू जी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया। और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि जिन्ना महोदय ने संविधान सभा में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो कुछ लोगों का कहना था कि जब देश का निर्धारण उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर होना है तो कम से कम एक बड़े समुदाय की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए संविधान सभा ने बहुत लंबे समय तक जिन्ना महोदय का वेट किया। अब सर्दियां जारी थी, 22 जनवरी आ चुकी थी, जिन्ना एग्री नहीं हुए। तो बाद में 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और यहीं पर जिन्ना महोदय, आप देखोगे कि जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो चुके हैं और बैठक कब हो रही है? 6 दिसंबर को। तो इतना लंबे समय कैसे लग गया? क्योंकि इस समय के दौरान जिन्ना महोदय को एग्री किया जा रहा था, मनाया जा रहा था कि आप संविधान सभा में शामिल हो जाइए। पर जिन्ना महोदय अलग देश की मांग को लेकर अड़े हुए थे, इसलिए इतना लंबा समय लगा। अब इसके बाद में आती है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय होता है। भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। किस योजना से? 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना से। इसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम यहां पे भारत स्वतंत्र अधिनियम है। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। अब ये अधिनियम क्या है? 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन को मंजूरी मिल गई और अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे। तो अंग्रेज, अब ऐसा होता है कि कोई कानूनी प्रक्रिया से ही सब कुछ हैंड ओवर किया जाता है, तो वो प्रक्रिया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से की गई। इस प्रस्ताव से क्या किया गया? 3 नए चेंज किए गए संविधान सभा में। अभी इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1947 से संविधान सभा में 3 परिवर्तन किए गए। अब संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए? भारत शासन अधिनियम, यानी इसके माध्यम से भारत को सत्ता स्थानांतरित की जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा। तो इससे 3 परिवर्तन कहां है? संविधान सभा में। वो मेजर परिवर्तन क्या है? इसमें पहला परिवर्तन ये संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी आज के बाद संविधान सभा पर ब्रिटेन का कोई अधिकार नहीं होगा। ब्रिटेन के नियम, कायदे, कानून संविधान सभा पर लागू नहीं होंगे और ब्रिटेन में जो भी कायदे कानून बनाए जा रहे हैं वो भारत पर लागू नहीं होंगे। अब ये संविधान सभा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। संविधान सभा के द्वारा जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए जाएंगे वो भारतीयों पर लागू होंगे। ब्रिटिश उस पर कोई भी आंतरिक या बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सीधी सी बात है, इसके माध्यम से संविधान सभा को अपने लिए कायदे कानून बनाने की पूरी आजादी दे दी गई है। अब दूसरा कार्य क्या है?
दूसरा इसे कार्य सौंपा गया, संविधान सभा को कार्य सौंपा गया। क्या सौंपा गया? पहला संविधान के निर्माण का, संविधान के निर्माण का, और दूसरा आम कानूनों को लागू करना, आम कानूनों को लागू करना। ये तो आपको पता ही है कि संविधान सभा का निर्माण किस लिए हुआ था? संविधान के निर्माण के लिए। लेकिन आम कानूनों को लागू करना, ये क्या प्रावधान है? क्योंकि अब से पहले ब्रिटिश सरकार भारत के लिए कानूनों का निर्माण कर रही थी और वही उन कानूनों को लागू कर रही थी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1947 से अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद में जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तो देश में आम कानून कौन लागू करेगा, कौन बनाएगा? वो बनाएगा संविधान सभा ही इसका कार्य करेगी। तो इसके द्वारा ये दूसरा काम इसे सौंपा गया। तो संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उसकी अध्यक्षता आपको बताएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और आम कानूनों को लागू करने से संबंधित कौन अध्यक्ष होगा? इसके अध्यक्ष जेवी मावलंकर होंगे। यानी जेवी मावलंकर महोदय आम कानूनों को लागू करते समय, यानी विधायिका में अध्यक्ष कौन होंगे? विधायिका के पद पर अध्यक्ष जेवी मावलंकर होंगे। और संविधान के निर्माण से संबंधित अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और तीसरा परिवर्तन क्या आया? तीसरा परिवर्तन आया था तो टोटल सदस्य थे 389। तो जिन्ना महोदय ने संविधान सभा में प्रवेश करने से मनाही कर दी, संविधान सभा को अस्वीकार कर दिया। इससे टोटल सदस्य कितने रहे? 296 में से 229 सदस्य बचे। और देशी रियासतों के कितने सदस्य थे? 93। उनमें से 70 सदस्य ही भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए। तो संविधान सभा में कितने सदस्य शेष बचे हैं? 299 सदस्य। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं समितियों की। इसके बाद में हम बात करते हैं समितियों की। समितियों में 8 बड़ी समितियां हैं और 13 छोटी समितियां हैं। यानी 8 बड़ी समितियां हैं और 13 छोटी समितियां। एग्जाम के दृष्टिकोण से 8 बड़ी समितियां महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये समितियां क्या होती है? समितियां जैसे आपको बताया गया कि 299 सदस्य शेष बचे हैं। ठीक है, अब किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य को समितियों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। जैसे अभी भी भारत में क्या है कि बहुत सारी समितियां, विभागीय समितियां, प्राक्कलन समितियां, ये समितियां काम करती हैं, लोक लेखा समितियां। इनका कार्य क्या होता है? क्योंकि संविधान सभा के पास या फिर संसद के पास, उस समय संविधान सभा थी, अब संसद है, इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक चीज पर बारीकी से विचार कर सके। तो इसलिए संविधान में समितियों का निर्माण किया गया, इन समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां क्या करती है? किसी भी मुद्दे पर बारीकी से जांच करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद में उसे ड्राफ्ट में तैयार कर लेती है और इस ड्राफ्ट को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो संविधान सभा को इसमें बारीकियों से जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा निचोड़ कार्य कौन करता है? समितियां करती है। इसीलिए समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, यानी समितियां बेसिकली अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर संविधान का अध्ययन करेगी और उनसे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको निकाल कर ले आएगी और संविधान सभा के सामने रखेगी, जिससे कि संविधान सभा का समय बचेगा। तो समितियों का काम, इसी में हम 8 बड़ी समितियां देखते हैं। पहली समिति कौन सी है? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। अब संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। दूसरी है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इनके अध्यक्ष भी नेहरू जी हैं।
आपको बाद में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता दी जाएगी इनको याद करने की। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पटेल महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं। चौथी और सबसे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर महोदय। इसके बाद में हम बात करते हैं, इन समितियों को उप समितियों में डिवाइड किया गया है, यानी इसे मुख्यतः सलाहकारी समिति कहा जाता है। सलाहकारी समिति, इसमें कौन कौन सी उप समितियां हैं? मूल अधिकार से संबंधित उप समिति, अल्पसंख्यक से संबंधित समिति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित समिति, ये इसमें शामिल है। बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? पटेल महोदय। इसके बाद में हम बात करते हैं नियम समिति और संचालन समिति। नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में आती है राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? नेहरू। ब्रैकेट में लिखना है राज्यों के लिए समिति, इसके ब्रैकेट में लिखना है राज्यों से समझौता करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी संघ आता है, यानी संघ आता है यानी देश, राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू जी है। तो संघ से संबंधित जो भी समितियां होगी तो प्रधानमंत्री ही इसका कर्ता धर्ता होता है, तो नेहरू जी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रांतीय संविधान समिति, तो आपको पता है कि एकीकरण का काम किसने किया था? पटेल महोदय ने किया था। और प्रांत मतलब जो भी हमारे देशी रियासतें हैं या फिर प्रांत है, उनका एकीकरण पटेल महोदय के द्वारा किया गया था। तो एकीकरण से संबंधित पटेल महोदय को याद कर सकते हैं कि प्रांत से संबंधित अगर बात आएगी तो पटेल महोदय इसके अध्यक्ष होंगे। प्रारूप समिति का आपको पता ही है, अब जस्ट इसके बाद में प्रारूप समिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सलाहकारी समिति, सलाहकारी समितियों में उप समिति बनाई गई है। पटेल महोदय बोले कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, तो मैं इतना कार्यभार नहीं संभाल सकता, पर रिक्वेस्ट करने पर भी ठीक है, हम इनकी उप समितियां बना देते हैं। उप समितियां अपना काम करेगी, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो मूल अधिकार से संबंधित उप समिति, अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अल्प समिति उप समिति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित उप समितियां, ये अपना कार्य करेगी और पटेल महोदय को सौंप देगी। और ये सलाहकारी समिति है और इन्हें सलाह देगी एक वरिष्ठता के आधार पर। इसके बाद में बात करते हैं नियम और संचालन समिति। नियम और संचालन समिति को कैसे याद रखेंगे कि अब हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं और बिरला साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और बाकी लोग यहाँ पर हैं। तो बिरला साहब का कार्य क्या है? सभी लोगों को शांत करना, अनुशासन को बना के रखना, किसी को बोलने का अधिकार देना, कोई अगर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है तो उसे संसद से बाहर निकालना। तो जो भी काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? हमारे बिरला साहब। और उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कार्य को चलाना, नियमों को डिसाइड करना वो कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में आता है राज्यों के लिए समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन है? नेहरू जी। राज्यों के लिए समिति यानी समझौता करने से संबंधित, राज्यों से समझौता करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? नेहरू जी। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित विवाद हुआ है जिसमें नेहरू जी को ब्लेम किया जाता है। बाकी ऐसा ब्लेम करने जैसा कुछ है नहीं, उसकी बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जिसको समझने से ही हमें पता चलता है कि नेहरू के इसमें क्या योगदान है। ओके, तो आपको याद रखना है कि नेहरू जी, आप ऐसे याद रख सकते हो कि समझौता करने में विफल हो गए। तो यहाँ पे समझौते करने से संबंधित, राज्यों से समझौता करने से संबंधित अगर समिति है तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? नेहरू जी होंगे।
अब इसके बाद में हम परम समिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे।